अस्सलाम वालेकुम क्लास BBA 7th। बेटा आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 जो कि बेसिकली ऑनलाइन जूम पे तो आपके सारे लेक्चर हो चुके हैं। अभी उनकी रिकॉर्डिंग है जो कि उसी कंटेंट से है जो मैंने आपको जूम पे प्रोवाइड किया है। तो बेटा ये हमारा सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बेसिकली पॉजिटिव कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि रिस्क और रिटर्न में होता है। ठीक है। अच्छा बेटा, लेकिन इससे पहले मैं एक सिंपली आपको जो हमने फर्स्ट लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे वो मैं रिपीट करती चलूँ कि पोर्टफोलियो का क्या मतलब होता है कि कम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ और इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इसको हम इन्वेस्टमेंट मिक्स भी बोलते हैं। और मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि लॉजिकल डिसीजंस टू मैक्सिमाइज रिटर्न। आपने जितने भी डिसीजंस लेने हैं, चाहे आप वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लें, आप इन्वेस्टमेंट के बेस्ट मैचेस के लिहाज से लें, आप जो है वो बेस्ट रिटर्न के लिहाज से लें, आप एलोकेशन के लिहाज से लें, आपने जितने भी डिसीजंस लेने हैं वो आपने इसी नीयत से लेनी है कि हमारा रिटर्न जो है, जो हमारा प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। अब बेटा चूँकि मैनेजमेंट में बेसिकली क्या आता है, प्लानिंग डिसीजंस आती हैं, लीडिंग डिसीजंस आते हैं, मैनेजिंग डिसीजंस आते हैं और कंट्रोलिंग डिसीजंस आते हैं। अगर हम मैनेजमेंट को, मैं आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की डेफिनेशन में अगर आपको कराऊँ, एक पूरे सब्जेक्ट की जो आपकी डेफिनेशन है वो ये होगी कि व्हेन वी प्लान एंड मैनेज एंड कंट्रोल। जब हम प्लान करें, मैनेज करें एंड कंट्रोल करें ओवर इन्वेस्टमेंट कम्बिनेशंस। जिस तरह कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट सुजुकी में की, पेप्सी में की, मैंने पेप्सी, सुजुकी और इंटरलूप में की थी। तो बेटा ये एक इन्वेस्टमेंट कम्बिनेशंस थे। ठीक है, तो जब मैं प्लान करूँगी, मैनेज करूँगी, कंट्रोल करूँगी ओवर इन्वेस्टमेंट कम्बिनेशंस टू मैक्सिमाइज द रिटर्न, अपने उस पोर्टफोलियो के रिटर्न को मैक्सिमाइज करने के लिए, तो ये मेरा हो जाएगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो कि ओवरऑल आपका सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट की डेफिनेशन है। ठीक है, तो बेटा इसमें सबसे पहले हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की डेफिनेशन करते हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ मेकिंग डिसीजंस अबाउट इन्वेस्टमेंट मिक्स। सेम वही वाला कि ये क्या है, ये एक साइंस है और आर्ट है। यानी कि आपने एक बिजनेसमैन बंदे से भी सोचना है, आपने बड़े अलर्ट माइंड से, ये एक आर्ट भी है कि ऑफ मेकिंग डिसीजंस अबाउट इन्वेस्टमेंट मिक्स, कि आपने कौन सा इन्वेस्टमेंट मिक्सचर क्रिएट करना है, बेस्ट मैचेस कौन किन किन कंपनीज़ के शेयर्स में करके जो है वो अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। और क्यों आपने जो है वो, आपने इंटरलूप क्यों चूज़ की, आपने सुजुकी क्यों चूज़ की, आपने पेप्सी क्यों चूज़ की। क्या आया आपने इसलिए की कि ये ज़्यादा हाई रिटर्न वाली कंपनीज़ हैं तो मेरी पोर्टफोलियो पे रिटर्न भी मुझे ज़्यादा आएगा, या जो भी आपके जो अभी आपकी रीजंस थी इन्वेस्टमेंट की वो। ठीक है, बेटा ये थी आपकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की डेफिनेशन। अब हम चलते हैं कि मैनेजमेंट में जब हम चलते हैं तो मैनेजमेंट में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। बेटा हम स्वोट एनालिसिस करते हैं। स्वोट एनालिसिस ये कि हमने लेट सपोज अगर दो सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट करना है, लेट सपोज अगर हमने इंटरलूप में इन्वेस्ट करना है और हमने पेप्सी में इन्वेस्ट करना है, तो पहले हम इंटरलूप की सिक्योरिटीज़ का अलग से स्वोट एनालिसिस करेंगे। स्वोट यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को देखेंगे। फिर हम पेप्सी को देखेंगे। ठीक है, और फिर हम ओवरऑल जो हमारा एक पोर्टफोलियो है हम उसका स्वोट एनालिसिस करेंगे कि इस कम्बिनेशन को अगर हम क्रिएट करते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो ये कम्बिनेशन हमें किस तरह के रिटर्न देगा। हो सकता है कि इंटरलूप आपको ज़्यादा रिटर्न दे दे लेकिन पेप्सी ज़्यादा रिटर्न ना दे, या हो सकता है कि आपको दोनों कंपनीज ही आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के बाद कम रिटर्न दें, या हो सकता है दोनों ही बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दें। तो ये सब करने से पहले आप ये डिसाइड करते हैं कि आपने स्वोट एनालिसिस करना है। स्वोट एनालिसिस के बाद आप ये देखते हैं कि मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो मेरी डेट इन्वेस्टमेंट होगी या इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगी। बेटा डेट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आपने जो है वो लोन लेके इन्वेस्टमेंट की है, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट का मतलब ये कि आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है वो सारी की सारी आपकी अपनी जो है वो रकम है और आपको वो लोन रीपे करने का आपको टेंशन नहीं है। ठीक है, तो फिर आपने ये भी डिसाइड करना होता है कि चाहे मैं डेट इन्वेस्टमेंट करूँ या इक्विटी इन्वेस्टमेंट करूँ। बेटा फिर आगे होता है कि आपने नेशनल इन्वेस्टमेंट करनी है या इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करनी है। अब जैसे ये दोनों जो कंपनीज़ हैं ये हमारे अपने ही कंट्री की हैं तो ये नेशनल इन्वेस्टमेंट है। इसके साथ अगर मैं US बॉन्ड्स में कर दूँ
ठीक है, यूएस की किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दूं तो ये एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बन जाती है कि आपने अपने शेयर्स के साथ साथ आपने एक इंटरनेशनल जो मिक्स कम्बिनेशन है वो भी अपने पोर्टफोलियो में लिया है। तो फिर आपने ये भी देखना होता है कि आपने नेशनल इन्वेस्टमेंट करनी है या इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, फिर आपने ये देखना होता है कि मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो मैं ग्रोथ पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ या सेफ्टी पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ। ग्रोथ पर्पज़ का मतलब ये है कि अगर आज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो ग्रोथ का मतलब ये है कि ये इन्वेस्टमेंट के बाद आपके ये 2 लाख रुपए होने चाहिए, यानी कि ग्रो करनी चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना प्रॉफिट की फॉर्म में, रिटर्न की फॉर्म में, ये आपकी बेसिक अमाउंट जो है ये ग्रो करनी चाहिए, ये बढ़नी चाहिए। लेकिन सेफ्टी का मतलब ये है कि आपने जो 1 लाख इन्वेस्ट किया है उसका मतलब ये कि यार ये मेरा 1 लाख तो सेफ हो जाए ना। ठीक है, अगर मुझे 5,000 10,000 प्रॉफिट होता है तो वो तो प्रॉफिट के साथ साथ की चीज़ें हैं, चलने की चीज़ें हैं, लेकिन एटलीस्ट मेरी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो मेरी सेफ हो ना। तो अगर आप सेफ्टी पर्पज़ के लिए करती हैं तो देन आपने किस तरह के डिसीजंस लेने हैं, अगर आप ग्रोथ पर्पज़ के लिए करते हैं तो देन आपने किस तरह के डिसीजंस लेने हैं, ये आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो के बाद मैनेजमेंट में आप ये चीज़ें देखते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, अब अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की, कि जब हम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो करते हैं यानी कि इन्वेस्टमेंट करके हम पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तो वो हम किस किस तरह से कर सकते हैं। बेटा एक तो ये कि इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आपने सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना है। अब सिक्योरिटीज़ में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, उनमें आपके शेयर्स भी आ जाते हैं, आपके बॉन्ड्स भी आ जाते हैं, आपके डिबेंचर्स भी आ जाते हैं, आपकी करेंसी इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है। ठीक है, यूरो करेंसी में, यूएस करेंसी में, जिस भी करेंसी में आपने इन्वेस्टमेंट की है ये उसमें भी आ जाती है। अच्छा बेटा, जब हम शेयर्स की बात करते हैं तो शेयर्स बेसिकली जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके प्रेफर्ड शेयर्स और दूसरे होते हैं आपके कॉमन शेयर्स। जो प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं उनका मतलब ये होता है कि जो प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के लिए कंपल्सरी होता है कि हर साल उन शेयर होल्डर्स को उनका जो बनता प्रॉफिट है, जो परसेंटेज से बन रहा है 2% 3% या जितना भी उनका प्रॉफिट बना है वो उनको हर साल में पे करना कंपनी के लिए लाजमी है। कंपनी ये नहीं कह सकती कि यार इस साल आप जो है वो अपना प्रॉफिट ना लें, आप अगले साल कंबाइन प्रॉफिट ले लेना, ये कंपनी नहीं कह सकती क्योंकि वो प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स हैं। तो कंपनी को हर साल उनका उनका रिटर्न जो है वो निकालना ही पड़ता है। लेकिन कॉमन शेयर होल्डर्स वो होते हैं कि लेट सपोज अगर कंपनी को एक साल में प्रॉफिट कम हुआ है या नहीं हुआ तो फिर कॉमन शेयर होल्डर्स के लिहाज से कंपनी ये डिसाइड कर सकती है कि यार चलो मैं इस साल इनको मैं प्रॉफिट नहीं देती इनके इन्वेस्टमेंट पे, अगले साल इनको कंबाइन प्रॉफिट दे दिया जाएगा। तो जो ये ज़रा इनमें रिलैक्सेशन होती है कॉमन शेयर होल्डर्स में, लेकिन प्रेफर्ड में जो है वो रिलैक्सेशन नहीं होती है। अच्छा बेटा, अब हम आगे बात करते हैं हमारे मेजर कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है आपका मैनेजमेंट का आपका कॉन्सेप्ट है। तो बेटा मैनेजमेंट का क्या है कि आपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आपने क्रिएट किया, यानी कि आपके पास पैसे थे, आपने इन्वेस्ट किए, आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किए। ठीक है, और फिर आपने अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया। अब अच्छा बेटा, बेसिकली होता कि ये मैंने इन्वेस्टमेंट की तो मैंने इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योरिटीज़ में की। सिक्योरिटीज़ मतलब कि मैंने शेयर्स परचेज़ किए। अब शेयर्स जो हैं वो मेरे पास ABC, ठीक है, यानी कि 3 तरह के शेयर्स हैं। स्टॉक ए का मतलब होगा कि ये इंटरलूप के शेयर्स हैं, स्टॉक बी का मतलब होगा कि ये सुजुकी के शेयर्स हैं, और स्टॉक सी का मतलब होगा कि ये पेप्सी के शेयर्स हैं। ठीक है, अब चूंकि ये इन्वेस्टमेंट मिक्स है, ये एक मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि मैंने इंटरलूप में भी इन्वेस्ट किया, मैंने सुजुकी में भी इन्वेस्ट किया, मैंने पेप्सी में भी इन्वेस्ट किया। तो चूंकि ये एक मिक्सचर है सो दैट्स वाई इसको हम कहेंगे कि हमने अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया। जब हम 2 या 3 डिफरेंट कंपनीज़ के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे या सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो हमारा पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाता है। अब जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि अच्छा यार इन 3 कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने स्वॉट एनालिसिस करना है। ठीक है, ये बेसिकली मैनेजमेंट के ये चारों स्टेप्स जो हैं वो मैनेजमेंट के हैं, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, आपने स्वॉट एनालिसिस किया, आपने फिर ये भी देखा कि डेट या इक्विटी आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपने ग्रोथ या सेफ्टी पर्पज़ है, चाहे नेशनल या इंटरनेशनल जो भी है। लेकिन इस सारी चीज़ को मैनेज करना और इनके बारे में डिसीजन लेने का मतलब क्या था कि टू मैक्सिमाइज द रिटर्न। इस पूरे पोर्टफोलियो पे जो आपका रिटर्न है वो इंक्रीज़ करना चाहिए। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज कि अगर आपने इस पूरे पोर्टफोलियो पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं,
ठीक है। इस 1 लाख रुपए में से आपने 50,000 जो है वो इंटरलूप पे इन्वेस्ट किए हैं, 30,000 जो हैं वो आपने पेप्सी पे किए हैं, और 20,000 जो है वो आपने सुजुकी पे किए हैं, ठीक है। अब है तो ये बेसिकली 1 लाख रुपया ही ना, लेकिन चूंकि ये एक मिक्सचर है, कम्बिनेशन है, आपने डिफरेंट डिफरेंट वे में उसको इन्वेस्ट किया है, तो लेकिन ओवरऑल आपने देख रहे हैं कि यार ये 1 लाख रुपया मेरा ग्रो करना चाहिए, इस पे मेरा रिटर्न इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। चाहे वो कोई भी सिक्योरिटी आपको दे, लेकिन आपको ये देखना है कि जब मेरा एनुअल रिटर्न आता है, जिसको हम AR के ज़रिए से मेंशन करते हैं, एनुअल रिटर्न आता है, तो वो एटलीस्ट 1,10,000 तो हो ना। इट डजेंट मैटर कि ये 10,000 आपको इंटरलूप ने दिया है, आपको पेप्सी ने दिया है, या आपको सुजुकी ने दिया है, चूंकि ये आपका पोर्टफोलियो, तो फिर आपने ओवरऑल इस 10,000 को पूरे पोर्टफोलियो पे जो है वो रिटर्न कंसीडर करना है आपने। तो ये सारे ये जो मैनेजमेंट के फंक्शन हैं, ये होते इसलिए हैं कि आपने क्या करना है, टू मैक्सिमाइज द रिटर्न, आपने अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। अच्छा बेटा, आगे हम चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये कि आपको रिस्क और रिटर्न, ये दो चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं। जब आप पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, आपको एक ही टाइम में रिस्क भी बियर करना पड़ता है, और उसी एक ही टाइम में आपको रिटर्न भी फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो बेटा अगर रिस्क को हम डिफाइन करें तो रिस्क क्या है, चांस ऑफ लॉस। अगर आप रिटर्न को डिफाइन करें तो आप यानी कि चांस ऑफ लॉस के रिस्क क्या है, ये अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है। मेरा 1 लाख रुपया कल को डूब भी सकता है, या उस पर मुझे फ़ायदा भी हो सकता है, उस पर मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है, तो ये मेरा रिस्क है। रिटर्न क्या है कि प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यानी कि आपको जितना प्रॉफिट हुआ है वो आपका रिटर्न है। अभी जैसे मैंने पिछले पेज पे आपको 1,10,000 रुपये की एग्जांपल दी, तो वो जो 1 लाख पे मुझे 10,000 रुपये जो मुझे रिटर्न आया, वो मेरा प्रॉफिट था, जिसको मैंने पोर्टफोलियो के सेंस में रिटर्न की टर्म में एक्सप्लेन किया, ठीक है। अच्छा बेटा, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इसमें चीज़ ये आ जाती है कि जब हमने इन्वेस्टमेंट की है और उस पर हमें जो प्रॉफिट आया है, क्या वो हलाल है या हराम है, ठीक है। बेटा इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आप स्टूडेंट्स को यही दूंगी कि जब आप अपने प्रॉफिट को फिक्स कर देते हैं तो वो आपका हलाल नहीं रहता, शरीयत उसको हलाल करार नहीं देती। शरीयत ये कहती है कि आपके लिए वो प्रॉफिट, वो रिटर्न जायज़ है जिसमें आपने साथ साथ रिस्क भी बियर किया है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कॉमन शेयर होल्डर्स वाले करते हैं, ठीक है। अगर एक साल में कंपनी को नुकसान हुआ है तो उस साल में कॉमन शेयर होल्डर्स को जो है वो उनका प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो उन्होंने रिस्क को फेस किया, उन्होंने उस नुकसान को फेस किया। लेकिन चूंकि प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स वाले क्या करते हैं, वो एक तरह का उसको फिक्स कर देते हैं, इसलिए उनका रिटर्न जो है, लेकिन ये तो शेयर्स में चल रहा है ना, मैं बैंकिंग के लिहाज से बात करती हूँ कि जब बैंकिंग सेक्टर में आपने अकाउंट में डिपॉजिट कराया और डिपॉजिट कराने के बाद आपने कहा कि ये फिक्स मुझे ये रेट ऑफ इस पे जो इंटरेस्ट है वो मुझे मिलना चाहिए, तो वो आपके लिए हराम है, ठीक है। तो शरीयत ये कहती है कि जब आप चीज़ों को फिक्स कर देते हैं तो वो आपके लिए हराम होती हैं, हलाल नहीं रहती। और हलाल होने के लिए ज़रूरी है कि आप जहाँ पे आपकी नज़र सिर्फ प्रॉफिट पे है, उसके साथ साथ आप रिस्क को भी जो है वो बियर करें, ठीक है। तो बेटा ये है आपकी कि फ़िक्स रेट यानी कि रेट ऑफ रिटर्न, ROR का मतलब है कि रेट ऑफ रिटर्न जब आपका फ़िक्स होता है, जिसका मतलब ये है कि आप ज़ीरो रिस्क बियर कर रहे हैं, आप रिस्क तो कोई बियर ही नहीं कर रहे, आप तो बस प्रॉफिट पे आपकी नज़रें हैं, तो वो आपके लिए हराम होगा। इस्लामिक शरिया इसको हराम करार देता है। एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया, जैसे आप बैंक में जो है वो आप फ़िक्स डिपॉज़िट करा देते हैं और फिर उस फिक्स डिपॉज़िट पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, चाहे वो एनुअली है या सेमी एनुअली है, लेकिन एनी हाउ वो आपके लिए हराम है, ठीक है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट पे जो है वो वेरिएबल रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कि रिटर्न अगर तो कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया, अगर कम फ़ायदा हुआ है तो कम प्रॉफिट मिला, यानी कि रिस्क के साथ साथ आप भी चल रहे हैं, तो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो वेरी कर रहा है, वो फिक्स नहीं है, वो वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू द कंपनी सिचुएशन। तो चूंकि इसमें आप रिस्क को जो है वो बियर कर रहे हैं, आप हाई रिस्क भी बर्दाश्त कर रहे हैं, आप लो रिस्क भी बर्दाश्त कर रहे हैं, तो ये आपके लिए हलाल है,
ठीक है। ये क्या है, ये आपके लिए हलाल है। हाई रिस्क और लो रिस्क को आपने बेयर किया तो ये आपके लिए हलाल है, चूँकि आपने रिस्क को बेयर किया है। अब इसका रिस्क को बेयर करने का मतलब ये है कि आपकी 100% जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो उसमें आपको लॉस भी हो सकता है, और उसमें आपको यानी कि वो आपकी डबल भी हो सकती है वो अमाउंट, उसमें आपको इतना प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन चूँकि आपने रिस्क को साथ साथ बेयर किया, सो दैट्स वाई जो है वो आपके लिए हलाल होता है। और बेटा ये रिस्क आपका हाई होगा या लो होगा, ये सारे का सारा डिपेंड करता है आपकी इकोनॉमिक सिचुएशंस पे, या आपने जिस बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है वो बिज़नेस की क्या सिचुएशन चल रही है उस इकोनॉमी में, ये सारा उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा बेटा, ये हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट हो गया रिस्क का और रिटर्न का। अब आगे हम चलते हैं कि रिस्क और रिटर्न में रिलेशनशिप क्या है। बेटा जब हम पोर्टफोलियो के लिहाज से बात करते हैं तो पोर्टफोलियो में चूंकि रिस्क और रिटर्न ये दो टर्म्स साइड बाय साइड चलती हैं एक ही टाइम में, तो इस वजह से इसमें इसको सिर्फ हम रिलेशनशिप नहीं कहते, हम इसको को रिलेशन कहते हैं। ठीक है। और को रिलेशन का मतलब होता है जब दो डिफरेंट चीज़ें जो है वो साइड बाय साइड चल रही हों। अब को रिलेशन रिस्क और रिटर्न में जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि अगर रिस्क बढ़ रहा है तो रिटर्न भी बढ़ना चाहिए, अगर रिस्क कम हो रहा है तो रिटर्न भी कम होना चाहिए। यानी कि जो दोनों आपकी मेजरमेंट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए। अगर तो वो बढ़ेंगे तो दोनों ही बढ़नी चाहिए, अगर कम हो रही हैं तो दोनों ही कम होनी चाहिए। और नेगेटिव का मतलब ये है कि अगर रिस्क आपका बढ़ रहा है तो रिटर्न कम जा रहा है, अगर रिटर्न बढ़ रहा है तो रिस्क कम जा रहा है। तो जब ये दोनों जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो फिर ये आपका नेगेटिव कोरिलेशन होगा। ठीक है। यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब ये है कि दोनों चीज़ें एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, लेकिन नेगेटिव कोरिलेशनशिप का मतलब है कि दोनों चीज़ें ऑपोजिट चल रही हैं। ठीक है। अच्छा बेटा, अब जब हमने इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो है वो हमें हम सिर्फ हमारे रिटर्न को या रिस्क को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक्चुअल तो तभी आएगा जब हमें एक माह के बाद या जितने टाइम पीरियड के लिए हमने इन्वेस्टमेंट की है उसके बाद जो हमें एक्चुअल रिटर्न मिलता है वो एक्चुअल होता है, जो कि एक्चुअली हमारी फाइनेंसिंग डिजिट्स में आता है। लेकिन वो एक्चुअल रिटर्न मिलने से पहले हम चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है। हम अज्यूम करते हैं। तो जब हम रिस्क को अज्यूम किया जाता है पोर्टफोलियो में और रिटर्न को एक्सपेक्ट किया जाता है, इसलिए हम जो है वो रिस्क के लिए अज्यूम्ड रिस्क की बात करते हैं और रिटर्न के लिए हम एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करते हैं। ठीक है। अच्छा बेटा, अब हम आगे चलते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बेटा ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे ये हुई थी कि ये रिस्क नहीं, ये रिटर्न यहाँ पे लिखना था। मैंने आपको जूम क्लास में भी मेंशन किया था, चूँकि रिस्क और रिटर्न में हम रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, सो ये राइटिंग में मेरे से गलती हो गई। तो बेटा इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि अगर आपका रिस्क बढ़ रहा है तो आपका रिटर्न भी बढ़ना चाहिए। ठीक है। अगर आपका रिस्क कम हो रहा है तो आपका रिटर्न भी कम होना चाहिए, यानी ये दोनों जो फैक्टर्स हैं ये एक ही डायरेक्शन में मूव करने चाहिए, तो फिर ये आपका पॉजिटिव जो है वो रिलेशनशिप होगा। अब अगर आपका रिस्क कम है लेकिन रिटर्न बढ़ रहा है तो ये नेगेटिव, बेटा यहाँ पे नेगेटिव आना है। ठीक है। पॉजिटिव नहीं आना, ये नेगेटिव कोरिलेशन है। तो ये आपका नेगेटिव कोरिलेशनशिप होगा कि एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है, और अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है। ठीक है। अच्छा बेटा, ये अब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम रिस्क और रिटर्न इन दोनों को साइड बाय साइड डिस्कस करते हैं, इसलिए हम सिर्फ रिलेशनशिप का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम को रिलेशनशिप का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है। और ये को रिलेशनशिप किसके बीच में होगा? रिस्क के बीच में और रिटर्न के बीच में। और बेसिकली बेटा ये चाहे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये एक तरह की मेजरमेंट होती है। आपको फार्मूलाज लगा के, आपको वैल्यूज़ पुट करके आप उसको मेजर करते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है और अज्यूम्ड रिस्क कितना जाएगा। ठीक है। बेटा अब हम हमारे इस लेक्चर में हम पॉजिटिव कोरिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और पॉजिटिव और अगला जो लेक्चर नंबर 3 है उसमें हम नेगेटिव कोरिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे।
अब बेटा ये पॉजिटिव कोरिलेशनशिप का मतलब क्या है? पॉजिटिव से तो हमें सेंस क्लियर हो गई ना कि यार अगर हमारा रिस्क बढ़ रहा है तो हमारा रिटर्न भी बढ़ना चाहिए। यानी जब आप कैलकुलेशंस करते हैं, जब आप मेजरमेंट्स करेंगे और उन कैलकुलेशंस में आपका रिटर्न भी हाई वैल्यू शो कर रहा है और आपका रिस्क भी हाई वैल्यू शो कर रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि मेरी कैलकुलेशंस बिल्कुल ठीक हैं और मेरा पॉजिटिव कोरिलेशन की मेजरमेंट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आई है। लेकिन अगर आपका रिटर्न जो है वो आपको मैक्सिमाइज वैल्यू दे रहा है और रिस्क जो है वो आपको कम वैल्यू दे रहा है, यानी कि नेगेटिव में वैल्यूज़ दे रहा है, तो फिर वो आपका नेगेटिव कोरिलेशन होगा, वो पॉजिटिव नहीं होगा। अगर ऐसा हो तो फिर आपको समझना चाहिए कि ये मेरी मेजरमेंट जो है ये गलत हो गई है, क्योंकि मैं तो पॉजिटिव कोरिलेशनशिप को मेजर कर रही हूँ। अच्छा बेटा, अब हमने पॉजिटिव कोरिलेशनशिप डिस्कस करना है बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। इसके लिए पहले हमें इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा। उस पोर्टफोलियो के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और चूंकि ये पोर्टफोलियो है तो किसी एक कंपनी में तो इन्वेस्टमेंट होगी नहीं, ये 2 कंपनीज़ में या 3 या 4 में होगी। तो मैंने इन्वेस्टमेंट की इंटरलूप के शेयर्स में, जिसको मैंने स्टॉक ए का नाम दिया, और मैंने इन्वेस्टमेंट की सुजुकी के शेयर्स में, जिसको मैंने स्टॉक बी का नाम दिया। अब लेट सपोज कि मेरे पास टोटल इन्वेस्ट करने के लिए 1 लाख रुपया था। उस 1 लाख रुपए में से 70,000 रुपये मैंने स्टॉक ए में इन्वेस्ट किए, जो कि बेसिकली इंटरलूप का था, और 30,000 रुपये जो है वो मैंने स्टॉक बी में इन्वेस्ट किए, जो कि बेसिकली सुजुकी के थे। ठीक है। अब ये 70,000 का मतलब क्या है कि मैंने अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट का 70% जो है वो मैंने स्टॉक ए में इन्वेस्ट किया और 30% जो है वो मैंने स्टॉक बी में इन्वेस्ट किया। बेटा अब अगर यहीं पे, चूँकि हम कैलकुलेशंस की तरफ आगे जाएंगे, तो अगर मैं यहीं पे इस परसेंटेज को ख़त्म कर दूं, यानी कि मैं सिर्फ अपने कैलकुलेटर पे जो है वो 70% लिख के इक्वल का साइन प्रेस करूं, तो ये मेरा आएगा 0.7। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 30 यानी कि परसेंटेज ख़त्म करके इसको पॉइंट्स में ले आऊँ, तो ये मेरा आएगा 0.3। 0.7 का मतलब ये है कि ये 70% इन्वेस्टमेंट है, और 0.3 का मतलब ये है कि ये 30% इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। अच्छा बेटा, ये तो अब आपका इन्वेस्टमेंट एलोकेशन, यानी कि डिफरेंट जो परसेंटेजेस थे वो एलोकेशन हो गई। बेटा आगे हमारे पास चलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशंस। फिर हमने, चूँकि हमने रिस्क को तो हमने मेजर करना ही करना है, और रिस्क जो होता है वो हमेशा इकोनॉमिक सिचुएशंस के साथ होता है। इकोनॉमिक सिचुएशंस अच्छी जा रही हैं तो आप कम रिस्क अज्यूम करते हैं, इकोनॉमिक सिचुएशंस बुरी चल रही हैं तो आप ज़्यादा रिस्क अज्यूम करते हैं। लेकिन एनी हाउ दोनों गुड और बैड टाइम्स के लिहाज से हमने दोनों टाइम्स को कंसीडर किया, और हमने अपनी प्रोबेबिलिटी रखी 50-50% कि अच्छा, यानी कि हमें अच्छे टाइम्स भी हमें फेस करने पड़ सकते हैं, बुरे टाइम भी फेस करने पड़ सकते हैं। चूँकि ये अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है, ये रिस्क है, तो रिस्क हम बोलते ही अनसर्टेनिटी को हैं। ठीक है। तो अनसर्टेनिटी है, आपको नहीं पता कि यार फ्यूचर में इकोनॉमी अच्छी चलेगी या बुरी चलेगी, तो आपने गुड और बैड टाइम्स दोनों को 50-50% जो है वो कंसीडर कर लिया। फिर अगेन जब मैंने इस परसेंटेज को ख़त्म किया, तो ये मेरा 0.5% प्रोबेबिलिटी गुड टाइम्स की आई, और 0.5 जो है वो प्रोबेबिलिटी बैड टाइम्स की आई, जिसको मैंने यहाँ पर मैंशन किया हुआ है। ठीक है। ओवरऑल मैंने मैंशन कर दिया। अच्छा बेटा, अगली बात, अगला कॉन्सेप्ट जो है वो ये कि जब आपने रिस्क को मेजर करना होता है, तो आप वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूला से जो है वो इसकी मेजरमेंट लेते हैं, और जब अपने रिटर्न को कैलकुलेट करना होता है तो आप मीन का फार्मूला लगाते हैं। ये आगे हमारी कैलकुलेशंस चल रही हैं तो उसमें आ जाता है। लेकिन उस कैलकुलेशन से पहले लेट्स क्रिएट अ टेबल, जो टेबल हमें क्लियर करता रहेगा कि हम किस तरह से चल रहे हैं। बट सबसे पहले इस टेबल में हम प्रोबेबिलिटी को कंसीडर करेंगे। गुड टाइम्स के लिहाज से भी हमारी प्रोबेबिलिटी 0.5 थी, जो कि हमने ऊपर मेंशन की, और बैड टाइम्स के लिहाज से भी हमारी 0.5 थी। तो हमने गुड टाइम्स की भी 0.5 मेंशन की और बैड टाइम्स की भी 0.5 मेंशन की। गुड टाइम्स में जो सिक्योरिटी ए का रिटर्न था वो 10% की। बेटा ये हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस भी हमें बताता है कि ये सिक्योरिटी किन रेट्स पे चल रही है। ठीक है। तो वो जो प्रीवियस एक्सपीरियंस 2-4 साल का हमने उसकी परफॉर्मेंस देखी सिक्योरिटी की, तो हमें ये पता चला कि गुड टाइम्स में ये 10% जो है वो रिटर्न देती है। यानी कि 10% का मतलब ये कि अब चूँकि मैंने सिक्योरिटी ए में 70,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, यानी कि 70% इन्वेस्ट किया था, तो 70,000 रुपये का 10% जो होगा, ये 10% से ये मतलब है कि टोटल मैंने इस सिक्योरिटी में जो इन्वेस्टमेंट की है उसके कितने % मुझे जो है वो रिटर्न मिलेगा।
और इसने जो है वो गुड टाइम्स अच्छा इसने 10% गुड टाइम्स में रिटर्न दिया और इसने गुड टाइम्स में 20% रिटर्न दिया। बैड टाइम्स में हमारी प्रोबेबिलिटी 0.5 थी। बैड टाइम्स में सिक्योरिटी ए ने रिटर्न दिया 5% और सिक्योरिटी बी ने रिटर्न दिया 10%। ठीक है, आगे बेटा हम चलते हैं हमारी पॉजिटिव कोरिलेशनशिप की मेजरमेंट की तरफ, यानी कि उसकी कैलकुलेशन की तरफ। अब बेटा सबसे पहले हम रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, और मैंने जैसे कि आपको ऊपर मेंशन किया कि जब हमने रिटर्न कैलकुलेट करना होता है तो हम मीन का फॉर्मूला जो है वो यूज़ करते हैं। बेटा यहाँ भी मैंने मीन लिखा, और मीन किसकी कैलकुलेशन है? रिटर्न की। बेटा मीन का फॉर्मूला क्या है कि इन्वेस्टमेंट परसेंटेज इन स्टॉक ए और रिटर्न ऑफ स्टॉक ए। आपने फिर ये देखना है कि आप गुड टाइम्स के लिहाज से कैलकुलेशन कर रहे हैं या आप बैड टाइम्स के लिहाज से कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर तो आप गुड टाइम्स के लिहाज से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप गुड टाइम्स का रिटर्न पुट करेंगे। अगर आप बैड टाइम्स के लिहाज से कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो आप जो है वो बैड टाइम्स का जो है वो जो इसकी रिटर्न्स हैं वो आप मेंशन करेंगे। अब चूंकि बेटा सिक्योरिटी ए में मेरी इन्वेस्टमेंट 70% थी तो मैंने यहाँ पे 0.7 मेंशन कर दिया। रिटर्न गुड टाइम्स में जो सिक्योरिटी ए शो कर रही थी चूंकि वो 10% था तो मैंने यहाँ पे 10 जो है वो मैंने मेंशन कर दिया। इसी तरह से सिक्योरिटी बी में मेरी इन्वेस्टमेंट 30% थी तो मैंने यहाँ पे 0.3 मेंशन कर दिया, जो कि पीछे हमने कैलकुलेट किया था। और गुड टाइम्स में सिक्योरिटी बी ने मुझे 20% रिटर्न दिया तो मैंने आर बी की जगह पे 20% रिटर्न जो है वो कैलकुलेट कर लिया। जब ये ओवरऑल पूरी मैंने इसकी कैलकुलेशन की तो मेरा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न बना वो मेरा 13% बना। ठीक है, यानी 13%। देखें ये हाई वैल्यू है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन की बात कर रहे हैं, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि अगर मेरा रिटर्न हाई वैल्यूज़ में जा रहा है तो मेरा रिस्क भी जब आगे जाके मैं कैलकुलेट करूँगी तो वो भी हाई वैल्यूज़ में जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा बेटा उसके बाद हमने बैड टाइम्स के लिए भी कैलकुलेशंस की। चूँकि अनसर्टेनिटी है, हमेशा वक्त अच्छे तो नहीं रहते ना, बुरे भी रहते हैं, तो उन बुरे लिहाज से भी मैंने वही इसी फार्मूला में मैंने वैल्यूज़ पुट की। आई ए की जगह पे मैंने 0.7 पुट किया। अब बैड टाइम्स के लिहाज से सिक्योरिटी स्टॉक ए ने मुझे 5% रिटर्न दिया था तो मैंने बैड टाइम्स के लिहाज से 5 जो है वो आर ए की जगह पे पुट कर दिया। आई बी में मैंने 30% इन्वेस्टमेंट की थी तो मैंने 0.3 यहाँ पे पुट कर दिया। और आर बी ने बैड टाइम्स में मुझे 10% जो है वो रिटर्न दिया था तो मैंने 10% रिटर्न जो है आर बी की जगह पे मैंने मेंशन कर दिया। तो बेटा जब मैंने इस कैलकुलेशन को देखा तो मुझे जो लगा वो ये कि जो मेरा रिटर्न आया, एक्सपेक्टेड रिटर्न आया वो 6.5 था। ठीक है, अब बेटा अब इसका मतलब क्या है? मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट की 1 लाख रुपए की, जिसमें से 70,000 रुपये मैंने स्टॉक ए में इन्वेस्ट किए और 30,000 रुपये मैंने स्टॉक बी में इन्वेस्ट किए थे। ठीक है, अब इस 13% का मतलब ये है कि इस 1 लाख का 13% और इस 6.5 का मतलब ये है इस 1 लाख का 6.5। ठीक है, फिर डजेंट मैटर कि वो सिक्योरिटी ए से है या सिक्योरिटी बी से है, फिर हम सिक्योरिटीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, हम पोर्टफोलियो को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करें, हम पोर्टफोलियो के रिस्क और रिटर्न को कैलकुलेट करें। तो बेटा ये 13% और 6.5% का मतलब ये है कि आपकी जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है इन्वेस्टमेंट की उस पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। लेकिन एनी हाउ बेटा अब को रिलेशन हम डिस्कस कर रहे हैं और इकोनॉमी की सिचुएशन जो है वो अनसर्टेनिटी है, तो टाइम्स अच्छे भी जा सकते हैं, बुरे भी जा सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो एक को रिलेशन क्रिएट करते हैं गुड और बैड टाइम्स का। वो को रिलेशन कैसे क्रिएट करते हैं? वो प्रोबेबिलिटी को अच्छे टाइम के रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई करते हैं प्लस प्रोबेबिलिटी को बैड टाइम्स के रिटर्न के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं और फिर अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं कि फिर हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा। अब बेटा चूंकि 0.5 हमारी गुड टाइम्स की प्रोबेबिलिटी थी, हमने 0.5 यहाँ पे पुट कर दिया। 13% हमारा गुड टाइम का एक्सपेक्टेड रिटर्न आया था तो हमने यहाँ पे 13 पुट कर दिया। बैड टाइम्स की प्रोबेबिलिटी 0.5 थी तो हमने 0.5 अगेन सेम यहीं पे पुट कर दी। और बैड टाइम्स का जो हमें रिटर्न आया था वो हमारा 6.5 था, 6.5। ठीक है, एग्जैक्टली जो हमने
ये हमने जो कैलकुलेट किया था बैड टाइम्स का और गुड टाइम्स का, ठीक है। अच्छा बेटा, जब हमने इस पूरी जो है वो इसको कैलकुलेट किया तो हमारा ओवरऑल जो एक्सपेक्टेड रिटर्न बना वो बना 9.75। अब इस 9.75 का क्या मतलब है कि अब आपने को रिलेशन क्रिएट किया गुड और बैड टाइम्स के लिहाज से। अब आपकी ये फिक्र उतर गई कि यार इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी या बुरा परफॉर्म करेगी, क्योंकि आपने दोनों लिहाज से कैलकुलेशन कर ली और दोनों लिहाज से कैलकुलेशंस ने आपको ये बताया कि यार चाहे अच्छी परफॉर्म करे इकोनॉमी या बुरा परफॉर्म करे, लेकिन इस 1 लाख रुपए पे आपको 9.5% जो है वो रिटर्न तो एक्सपेक्टेड है ही है, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। हाँ, अगर बहुत बुरी सिचुएशन जाती है तो फिर वो 6.5 तक जा सकता है, जो कि हमारी पिछली कैलकुलेशन है। और अगर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जाती है तो फिर वो 13%, यानी ये 9.5 जो है ये फिर 13% तक जा सकता है। अगर नीचे भी गिरे बैड टाइम्स में भी जाए तो ये 6.5 तक जो है ये जा सकता है, ठीक है। बेटा आगे हम रिस्क को कैलकुलेट करते हैं। मेरी बैटरी जो है वो ख़त्म हो रही है। रिस्क का फॉर्मूला जो है वो वेरिएंस से है। वेरिएंस में हमने प्रोबेबिलिटी को गुड टाइम्स का रिटर्न। अच्छा बेटा, एनी हाउ ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ रिस्क की कैलकुलेशन शेयर करूँगी क्लास नंबर 3 में, ठीक है। अभी के ओवर करते हैं क्योंकि फिर ये बीच में स्किप हो जाएगा, वो आपको समझ नहीं आएगी।